हेलो स्टूडेंट, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में संविधान में बता दिया है कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने हमारे देश पे शासन किया और किस तरह से उन्होंने रूल और रेगुलेशन हम पे लगाए, तो वो कौन कौन से अधिनियम थे जिसके अंतर्गत उन्होंने हमारे देश पर शासन किया। तो दैद्य शासन की शुरुआत यानी 1773 से लेकर 1919 तक के जितने भी अधिनियम आते हैं वह मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में प्रोवाइड करा दिए हैं। आज मैं आपको भारत शासन अधिनियम 1935, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, तो इन सब के बारे में मैं बताऊंगी कि किस तरह से हमारे देश का जब भारत का संविधान बना तो कौन कौन से प्रावधान लेकर हमने अपने संविधान को बनाया है। देखते हैं हम भारत शासन अधिनियम 1935। अगर मैंने आपको अभी बताया था कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार प्रांतों में दैद्य शासन का प्रयोग किया गया। दैद्य शासन मतलब प्रांत में दो तरह की सरकार यानी विधानमंडल और विधान परिषद। इसी तरह से अब जब भारत शासन अधिनियम 1935 लागू हुआ तो उसके अंदर दैद्य शासन केंद्र में लागू हुआ। इसका मतलब आपका केंद्र के अंदर लोकसभा राज्यसभा, यानी उस टाइम लोकसभा और राज्यसभा नहीं था नाम, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की तरह काम करने के लिए दो तरह की गवर्नमेंट में पार्ट को डिवाइड कर दिया था। तो इसी को दैद्य शासन कहा जाता है और इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में दैद्य शासन की प्रक्रिया लागू हो गई थी। और इसी अधिनियम के तहत पहली बार प्रांतों यानी राज्यों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई थी कि जिससे वो लोक सेवा आयोग की स्थापना कर सके और अपने हिसाब से अपने प्रांतों का विकास कर सके। तो इसी अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग व प्रांतों में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई है। इसी के द्वारा संघीय न्यायपालिका की स्थापना का प्रांत भी हुआ, यानी जो पूरे संघ की न्यायपालिका है वो आपकी 1937 में स्थापित हो गई। और इसी टाइम पीरियड में आपका केंद्रीय बैंक की स्थापना का भी प्रावधान किया गया और मताधिकार का विस्तार किया गया। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जनसंख्या से वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया। और इससे पहले अगर देखा जाए तो केवल 10% लोग ही थे जो मतदान कर सकते थे। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भारत का संविधान बना तो उसमें से 60% भाग 1935 के अधिनियम से लिया गया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे देश पे ब्रिटिश संविधान की छाप देखने के लिए मिलती है, क्योंकि ब्रिटेन ने ही ये संविधान आपका तैयार किया था। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने ज़्यादा पार्ट भारत शासन अधिनियम 1935 से लेकर अपने संविधान को तैयार किया है। और इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का भी प्रावधान किया गया है। संघ सूची मतलब कि केंद्र सरकार किन विषय पे कानून बना सकती है, राज्य सरकार किन विषय पे कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिस पे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। 1935 में अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। और अब अगर भारतीय संविधान में देखा जाए तो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो संघ सरकार में निहित है, यानी कुछ ऐसे विषय हैं जो अवशिष्ट शक्तियां जिन्हें कहा जाता है। तो उस पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो केंद्र सरकार का है। और महिलाओं को भी वोटिंग का अधिकार दिया गया, क्योंकि महिलाएं भी पहले महिलाओं को वो मताधिकार का अधिकार प्रदान नहीं था। और इसी के तहत, इसी अधिनियम के तहत पुरुषों के समान महिलाएं भी अब मताधिकार दे सकती थी, अपने मत का प्रयोग कर सकती थी। प्रांतों में दैद्य शासन समाप्त कर दिया गया जो 1919 में लगाया गया था और उन्हें स्वतंत्र और स्वशासन का अधिकार दे दिया, यानी अपनी मर्जी से वह कार्य कर सकते हैं। लेकिन गवर्नर के विशेषाधिकार अभी भी बने हुए थे। और संघीय न्यायालय 1937 में और संघीय बैंक जिसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है उसकी स्थापना 1935 में की गई। ब्रिटिश संसद सर्वोच्च थी उस टाइम भी और भारत परिषद का अंत कर दिया गया
वर्मा, बरान और अदन को भारत से पृथक कर दिया गया। इससे पहले तक ये भारत के ही पार्ट हुआ करते थे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारे देश के संविधान का निर्माण हुआ और किस तरह से हमने अपनी मांगे की संविधान बनाने के लिए। तो ये सारी प्रक्रिया आपकी स्टार्ट हुई द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियोस में भी बताया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से लेकर 1918 तक हुआ और दूसरा विश्व युद्ध है वो 1939 से लेकर 1945 तक हुआ। तो इस तरह से तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। आगे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में जो लड़ाई हुई उसको शीत युद्ध का नाम दिया गया, यानी कोल्ड वॉर का नाम दिया गया। जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ था, निर्माण के लिए जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमें कहा कि अगर भारतीय सैनिक हमारे साथ मिलकर अगर लड़ाई करते हैं, ब्रिटेन की तरफ से युद्ध में हिस्सा लेते हैं, तो हम उनकी मांगों को स्वीकार करेंगे और हो सकता है हम देश को छोड़कर भी चले जाएं। तो संविधान का निर्माण की जो प्रक्रिया थी वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चली। इसके लिए क्रिप्स मिशन 1942, इसमें डेट नहीं है तो मैं आपको डेट बता देती हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्रिप्स मिशन है वो 1942 में आया। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने जो भी हमारे प्रस्ताव थे उनके प्रारूप के साथ कैबिनेट मंत्री स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। तो इस प्रस्ताव के कुछ बिंदु थे, तो हम उनकी तरफ एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि भारत को डोमिनियन स्टेट्स प्रदान किया जाएगा। अब डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है? तो डोमिनियन स्टेट्स के अंदर हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता प्रदान नहीं की जाती। तो डोमिनियन स्टेट्स का हमें तो कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि हमें पूरी तरह से स्वतंत्रता नहीं मिलती। ब्रिटिश सरकार हम पे फिर भी शासन करती। तो यहाँ कहा गया था कि भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत भी शामिल होंगे। ब्रिटिश प्रांत यानी जिन इलाकों पर, जिन राज्यों पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर रखा है, जिन्हें उपनिवेश बना रखा है, और देशी रियासतें भी शामिल होंगी। प्रांतों या रियासतों को संविधान को स्वीकार करने और अस्वीकार करने की शक्ति प्राप्त होगी। यानी जो ब्रिटिश के अंडर में प्रांत आते हैं वो या तो इन चीज़ों को माने या ना माने, और यही चीज़ देशी रियासतों पर भी लागू होती है। तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन की आलोचना की। तो मुस्लिम लीग ने इसीलिए की, जो मुस्लिम लीग के हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्हें पृथक पाकिस्तान चाहिए था और पृथक पाकिस्तान की मांग उन्होंने नहीं मांगी, अस्वीकार कर दिया। इसीलिए उन्होंने इसको रद्द कर दिया और उन्होंने इस मिशन के प्रस्ताव को नहीं माना। कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकृत कर दिया क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए थी अब, क्योंकि उन्होंने जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो अपने सैनिकों को इसी शर्त पे भेजा था कि अब उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए और अपना देश चलाने की शक्ति उन्हें अपने हाथों में चाहिए, लेकिन ये अभी भी डोमिनियन स्टेट्स का दर्जा देने की बात कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया। अब क्रिप्स मिशन के बाद में कुछ और फॉर्मूले आए, जैसे राजगोपालचारी फार्मूला, वेवेल योजना जो 1945 में आई थी। उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट है वो है आपका कैबिनेट मिशन, जिसी के आधार पर हमारा देश का संविधान तैयार हुआ। कैबिनेट मिशन, यह मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था। तो इस प्रस्ताव के अंतर्गत भारत में एक ढीला ढाला, अगर देखा जाए, संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किया गया। यानी इन्होंने कहा कि संघ को केवल 3 विषयों पर ही अधिकार प्रदान किए गए, यानी विदेशों से संबंधित कोई नीति, अपने देश को अगर बचाना है तो प्रतिरक्षा और संचार से शक्तियों पर राज्यों को नियंत्रण दिया गया। प्रस्ताव में संविधान सभा के निर्वाचन के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया। तो इसमें कहा गया कि अगर संविधान के सदस्यों का चुनाव करना है तो प्रांतों की विधानसभा से जो भी निर्वाचित सदस्य हैं वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से वोट करेंगे और इस तरह से संविधान सभा के मेंबर्स का चुनाव किया जाएगा। और चुनाव के लिए बनने वाले निर्वाचक वर्ग हैं वो 3 वर्गों में उनको डिवाइडेड किया जाएगा, जैसे मुस्लिम, सिख और अन्य हैं।
और भारत की प्रस्तावित संविधान सभा में 389 सदस्य होंगे, जिनमें 292 भारतीय प्रांतों के होंगे, 93 देसी रियासतों के होंगे और 4 कमिश्नरी प्रांतों के सदस्य होंगे। तो देशी रियासतों के सदस्य का निर्वाचन किस प्रकार होगा? तो ये गवर्नर जनरल उनसे सलाह द्वारा निर्धारित करेगा, उनका कोई भी चुनाव नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से ये जो संविधान का आइडिया था भारतीयों को भी पसंद आया और इसी को ही उन्होंने अपना लिया। तो कैबिनेट मिशन प्रस्ताव में मूलतः 2 बिंदु थे, एक तो भविष्य के संविधान के निर्माण का प्रारूप और एक अंतरिम सरकार की स्थापना। अंतरिम सरकार कौन सी होती है? अंतरिम सरकार वह सरकार होती है जो संविधान के बनने से पहले तक काम करती है। तो उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा तो आपको बता देती हूँ। यहाँ आप देखेंगे कि जो अंतरिम सरकार है वो 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यीय अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। यानी आज़ादी से पहले की जो सरकार थी वो आपकी अंतरिम सरकार थी और उसके मंत्रिमंडल में 12 सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनका नेतृत्व किया था। तो अंतरिम सरकार में प्रारंभ में मुस्लिम लीग को शामिल नहीं किया गया था। बाद में 26 अक्टूबर को 5 सदस्य शामिल हुए मुस्लिम लीग से, जिस कारण 3 सदस्यों शरद चंद्र बोस, अली जहीर, शफात खां को त्यागपत्र देना पड़ा। तो अंतरिम सरकार में ये कुछ मंत्री थे, ये आपके इम्पोर्टेंट है, चाहे टीजीटी वाले बच्चों के लिए या पीजीटी वाले के लिए। अगर पीजीटी के एग्ज़ाम होंगे जब भी आपसे पूछा जा सकता है और टीजीटी के एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जा सकता है। और नेट के लिए तो आपको पता ही है, नेट की जो प्रिपरेशन है वो तो चल ही रही है। तो इस तरह से जवाहरलाल नेहरू विदेश व राष्ट्रमंडल मामले थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना से संबंधित। तो इस तरह से आप देख लेना कि सभी विभाग से संबंधित मंत्री, ये मंत्रियों के नाम बहुत पूछे जाते हैं और मुस्लिम लीग से संबंधित मंत्री ये थे। तो अब हम बात करते हैं भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना, क्योंकि जो हमारा अंतिम वायसराय था वो था माउंटबेटन। तो भारत का विभाजन हुआ तो इसके अंदर ये घोषणा कर दी गई कि भारत और पाकिस्तान ये 2 राष्ट्र बनेंगे और रेडक्लिफ आयोग द्वारा इन दोनों राष्ट्रों की सीमाएं का निर्धारण कर दिया गया। और कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि पाकिस्तान और भारत की सीमाओं का निर्धारण किस आधार पर हुआ था, तो यह है रेडक्लिफ आयोग के द्वारा किया गया था। तो रेडक्लिफ आयोग था, उन्होंने ही दोनों राष्ट्रों की सीमा निर्धारित की थी जिससे कि आपस में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन फिर भी देखा जाए अभी तक लड़ाई झगड़ा देखने के को मिलता ही रहता है। और अलग अलग संविधान सभाओं के निर्माण की घोषणा की। जैसा कि आपको पता है कि पहले जब संविधान बन रहा था तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों मिलकर बना रहे थे, लेकिन अब यह कह दिया गया कि अब सबको अपना संविधान बनाने की पूर्ण स्वायत्ता होगी। तो इस योजना में ये निर्धारित किया गया कि भारत का विभाजन किस प्रकार होगा। इसके लिए निर्धारित किया गया कि पंजाब और बंगाल की विधानसभाओं के सदस्य मतदान के द्वारा ये चीज़ निर्धारित कहेंगे। तो यही किया गया, जो सिलहट है या पश्चिमी सीमांत है वहाँ मुस्लिम इलाका ज़्यादा था तो वो पाकिस्तान को दे दिया गया और इस साइड बंगाल की तरफ से भी हिस्सा दे दिया गया। 1971 से पहले उसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, लेकिन अब उसे बांग्लादेश कहा जाता है क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हो गई। तो जिसके कारण ये दोनों जो पार्ट पहले एक ही थे अब अलग अलग देश कहे जाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में जो संविधान की नींव पड़ी तो वो आपने देख लिया कि किस तरह से अंग्रेज़ों ने समय समय पर हमारे देश में किस तरह से पाबंदी लगाई, किस तरह से उन्होंने योजनाएं बनाई और हमारे देश को चलाया। तो उसी के अकॉर्डिंग जब हमारा देश का संविधान बना तब हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से 60% भाग लिया, बाकी 40% हमने किसी देश से या हमारे मंत्रियों की सलाह पर तो बना। तो इसी तरह से कई बार कई लोग यह कह देते कि भारतीय संविधान उधार लिया हुआ संविधान है क्योंकि हमने अलग अलग पार्ट अलग अलग देशों से लिए हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप वॉच तो करते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो
सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन हो और मैं इसी तरह आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लासेस।